अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 160 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला और बानी PTI इमरान खान को इस टोले का सरबराह करार दिया और अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से सदर जो बाइडन को लिखे गए खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से तशबीह दी। खत में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि बहसियत पार्लियामेंटेरियंस फर्ज समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह करें कि इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने और रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। खत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने डोनाल्ड लू पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान की रिहाई को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की अदालतों का मामला है और उन्होंने कब रिहा होना है ये पाकिस्तान की अदालतों ने तय करना है, अमरीका ने नहीं। दूसरी जानिब कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान पर GHQ और 9 मई हमला केस की फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान पर 8 नवंबर जुर्म आयद की जाएगी। PTI रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए नवंबर को अहम महीना करार दिया जा रहा है और एक जानिब उन पर फर्द जुर्म भी आयद होने वाली है। क्या PTI इमरान खान की रिहाई के लिए नवंबर में होने वाली अमरीकी इलेक्शन पर इंहिसार कर रही है या उन्हें पाकिस्तान की अदालतों पर इत्तमाद है कि वो उन्हें इंसाफ मुहैया करेंगे? इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान शोएब शाहीन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इमरान खान साहब की रिहाई की बातें बहुत हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है अमरीकी सदारती इंतखाबात से कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये इतना यकीन कैसे है उनकी रिहाई के बारे में? देखिए, ना तो हमारा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कोई ताल्लुक वास्ता या ना उसकी वजह से कोई उम्मीद या ना कोई इशू। हमारा इशू सिर्फ एक है, वो ये है कि हमें या अवाम से उम्मीद है या निज़ाम इंसाफ से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। 85% से ज़्यादा लोग आज भी इमरान खान को चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बाहर निकल जेलों में जाते हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। आज भी अवाम इमरान खान और उनके PTI के साथ खड़ी है। दूसरा एस्पेक्ट है, हमें निज़ाम इंसाफ से तवक्को है इंशाअल्लाह ताला काजी फाइसा के जाने के बाद, जो कि एक मुतासिब जज था, जो पूरी दुनिया ने किया, न सिर्फ दुनिया ने बल्कि यहाँ पाकिस्तान के वो लोग जो उनके बारे में बतौर जज जो थे, उनके बारे में अच्छी राय रखते उन सब ने उनके कंडक्ट को तनकीद की निगाह से देखा और बताया कि वो एक मुतासिब तरीन जज थे। उन्होंने नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम की, अपनी एक्सटेंशन के लिए जो कुछ वो कर सकते थे किया। जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत जो कुछ इनके ज़माने में हुआ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अब हमें ये एक इंसाफ की एक किरण नजर आ रही है। उम्मीद है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, एक तो खैर इमरान खान साहब ने उनकी तैनाती का खैर मकदम भी किया है और आपको लगता है कि आप जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीरी के बाद अब शायद इंसाफ आपको मिल जाए? देखें, हम एक शख्स की बात नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रख रहे हैं। जिस तरह इस करप्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ था काजी फाइसा ने, हमें कम से कम ये उम्मीद है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के जो पहले हफ्ते के इक़दामात हैं, उससे ये उम्मीद लगती है कि अगर मैं 50% भी अकॉर्डिंग टू बुक वो चलने वाले बंदे हैं, अगर अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम ज़मीर के कैदी हैं, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और आपने देखा कि किस तरह एक शख्स को, जिस तरह वो जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं हुआ, जो हमारे पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, अब 5 दिन के लिए आपने बिजली बंद कर दी, वो बंदेरा, और बाहर नहीं निकलने दिया। 10 दिन 12 दिन के लिए बाहर नहीं निकलने दिया एक 7 बाई 8 के कमरे में। एक्सरसाइज मशीन उठा ली, बिजली बंद। आपका साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके टीवी बंद, उसका टीवी भी सिर्फ PTV आता है, उसके आपने अखबार बंद कर दिए और आपने खाने पे पाबंदी लगा दी। ये जो कुछ भी किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी सजाए मौत के कैदी के साथ भी ये जुल्म नहीं होता जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक मोस्ट पॉपुलर लीडर के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं। मकसद क्या था? उनको तोड़ना मकसद था, लेकिन वो नहीं टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा क्या करेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? के सामने सरेंडर कर जाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है।
वो क्या डील करके बाहर भाग जाए, ये वो उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद पाकिस्तान के अवाम के लिए जिदोजहद करना है, क्योंकि हक के हुक्मरानी अवाम का है। जब तक जमहूरियत को जिस तरह इन्होंने दफन कर दिया है, जमहूरियत की बका इसमें है कि लोगों को हक हुक्मरानी दें और उनको तस्लीम करें उनके हक हुक्मरानी को। नंबर 2, कानून और आइन इन लोगों ने चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। जिसको चाहते हैं तो चाहते हैं पर्चे देते हैं, जिसको चाहते हैं जेलों में डाल देते हैं। मैं आपके सामने 1,05,000 वोट लेके बाहर बैठा हुआ हूँ, जो वो कठपुतली तारिक फजल जिसने 50,000 वोट ने लिया, उसको उठा करके अंदर नेशनल असेंबली में बैठा दिया। उसने झूठा कुरान को उठा करके वहां हल्फ ले लिया अल्लाह के पाक नामों के नीचे। इन बेईमानों को शर्म भी नहीं आती कि आप लोग जब हारे हुए हो तो कौम और अपने ज़मीर के सामने। लेकिन सर अभी जैसे आपने कहा कि वो डील नहीं करेंगे, लेकिन डील की काफ़ी अफवाहें निकली हुई हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद से तो बहुत ज़्यादा ये बात सामने आ रही है कि शायद कोई अरेंजमेंट की गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी किरदार सामने आ रहा है। कोई डील हुई है, कोई आपको लगता है कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं? देखें, हमने अगर डील करनी होती तो हम इमरान खान के लिए करते। इमरान खान को जेलों में डाला हुआ है। इमरान खान के ऊपर अभी तक मुलाकातों ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा ना बुशरा बीबी की रिहाई हमने ऑर्डर किया। देखें, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए हमें डील करने की क्या जरूरत थी? वो एक घटिया तरीन इद्दत वाला केस बनाया, 7 महीने उसको उसमें बंद रखा। हम मरीम नवाज के ऊपर इस तरह मुकदमा बनाया, उसको 8 महीने 7 महीने जेल में बंद रखे, फिर कहेंगे जी आप इनको छोड़ दो। ये कोई तरीका है? एक बापर्दा खातून, एक घर में रहने वाली खातून, उसके ऊपर जाली मुकदमा डाल दिया, फिर तोशाखाना 1 डाल दिया, तोशाखाना 2 डाल दिया, उसमें अलकादर ट्रस्ट डाल दिया, जिसका कोई ना सियासत से ताल्लुक, ना पब्लिक ऑफिस होल्डर, ना कभी किसी से कोई लेना ना देना, ना कोई ताल्लुक ना वास्ता, सिर्फ इमरान खान को सजा देने के लिए। अच्छा, उनकी बहनों को उठा लिया, 21-22 दिन उनको जेल में रखा। जुर्म क्या है जी? वहां एहतजाज करने गई है। इल्जाम क्या डाल दिया? ये तो बम लेकर आई थी, बम से उड़ाने लगी थी पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये नो डाउट के काफी मज़ाइका खेज मुकदमे थे जिनमें उनको सजाएं भी हुई बाद में, लेकिन वो लेकिन फिर भी अब जो रिलीफ दिया गया है, और फिर जिस तरह से पीटीआई की क़यादत बार बार नवंबर की निशानदेही कर रही है कि नवंबर में हालात बेहतर हो जाएंगे, इमरान खान साहब भी बाहर आने वाले हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यही कहा है कि वो भी नवंबर में इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहे हैं। तो इस सब से तो यही लगता है कि शायद कोई पीछे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज अगर बाकी है तो फिर हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। अगर इंसाफ हमने दफन कर दिया है जमहूरियत की तरह, अगर हमने जिस तरह के ये बदमाशियां ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इसी तरह के जजेस को मुसल्लत करना है, उन्हीं के जरिए फैसले लेने हैं। मैं खुद आपके सामने 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे खिलाफ किए हुए हैं इलेक्शन जीतने के बाद, पिछले 8 महीने में, 7 महीने में। ये इन लोगों का किरदार है, ये रिलीफ नहीं है, ये हमारा हक है। अगर निजाम इंसाफ अगर हमें हक देता है, और वो जो एक दिन में पर्चा नहीं होना चाहिए था, या एक दिन में हमें बाहर होना चाहिए था, हमें 20-20 दिन, 25-25 दिन या 1-1 साल बाद अगर बाहर आना होता है, तो ये रिलीफ नहीं है, ये जुल्म से देर से खुलासी है। ये उन जराइम की आमाजगाह बनाया हुआ है इन बदमाशिया ने, कि जहां जहां पुलिस को अपनी कठपुतलियों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुलिस के जरिए वो जुल्म, जबर और बर्बरियत पैदा कर रहे हैं। जिस तरह 26वीं तरमीम की है, जिस तरह लोगों को तशद्दुद किया, बर्बरियत कायम की है, वो सब आपके सामने है। अब कल 9th वे का फैसला वहां से आ गया पेशावर से, उससे पहले लेकिन सर कल एक और चीज भी हुई है ना। कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान पर GHQ हमला केस और 9 मई वाकयात के मुतालिक फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। आपको क्या लगता है, कोई सजा हो सकती है इमरान खान को इस केस में? देखें, अगर आपने 9th वे के हवाले से अगर कोई फैसला पढ़ना हो या देखना हो और उसके बारे में सोचना हो, तो आप लाहौर हाई कोर्ट के आज से 2 महीने पहले का फैसला पढ़ लें, जिसमें 3 जजेस, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने 6 दफा इनको टाइम दिया, कहा कि जो आपके पास वीडियो ऑडियो एविडेंस मौजूद है आप ले आओ, और हम उसकी तहकीकात करके हम फाइंडिंग्स देंगे। कुछ भी नहीं लाए। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये सारी सिवाय इस बात के एक पार्टी को डिसमेंटल करना है, इस एक पार्टी के खिलाफ एक्शन लेना है। मकबूलियत जितनी भी है, कबूलियत चूंकि नहीं है, इसलिए कि वो सरेंडर नहीं करते, इसलिए कि वो डील नहीं करते। सर मिलिट्री ट्रायल में, सर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल्स की भी बातें हो रही हैं, शायद इसीलिए 27वीं तरमीम की गूंज भी सुनाई दे रही है। और अगर ये तरमीम आ गई तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने तो कल कह दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने कहा है आप ये डराते हो कि हम मिलिट्री ट्रायल कर लेंगे, करो। मैंने ना डील की है ना करूंगा।
ना मेरा ये मकसद है। मैंने इस मुल्क में लोगों के हुकूक के लिए जिहाद कर रहा हूँ, उन जिद्दोजहद मैं कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, इससे मैं कभी बाज नहीं आऊंगा। मैंने लोगों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की है। हकीकी आज़ादी तब मिलेगी जब ये बदमाशियाँ जो इस वक्त उस मुल्क में एक छोटी सी एलीट है, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे भी काबिज है, जो मुल्क के लोगों के गर्दनों पे भी काबिज है, लोगों के हुकूक के भी काबिज है, उन्होंने आइन और कानून की पामाली करके जमहूरियत को दफन करके और अपना सारा पैसा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। ये असली दुश्मन है। इसलिए इनसे आज़ादी हासिल करने के लिए, हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जो जिहाद इमरान खान इस वक्त कर रहा है, पीटीआई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कायम हैं और हम सुरखरू हैं। हमें मुश्किलात जितनी भी देना चाहें, जितने पर्चे करना चाहें, जितना अरसा जेलों में रखना चाहें, ये रख लें। हम हक सच के लिए जुद्द कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लेकिन सर, जिस तरह से पीटीआई में जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, काफी सारी बातें भी सुनी कि किस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हुई, आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जब तक जेल में है, कोई उनके साथ अगर मामलात बुशरा बीबी को सुपुर्द किए जाएं तो शायद लतीफ खोजा साहब तो कह भी चुके हैं कि बुशरा बीबी को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए। पहली बात तो आपको बताऊं, कोई इख्तलाफ नहीं है। करोड़ों की तादाद में हमारे लोग हैं। अगर एक की एक राय बनती है, दूसरी की दूसरी राय होती है, लीडर हमारा सिर्फ एक है, वह इमरान खान। बाकी हम सिर्फ जिम्मेदारियां अदा करते हैं। मेरी जिम्मेदारी लगा दी, फर्ज करो क्या आपने इसमें करना है, सेक्रेटरी के तौर पर काम करना है, किसी की जिम्मेदारी लगा दी कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर करना है, किसी की जिम्मेदारी को और लगा दी। हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लीडरशिप एक है, वो इमरान खान, बाकी हम सब उनके वर्कर्स हैं। बाकी हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी राय फर्ज करो एक है, दूसरे की दूसरी राय है, लेकिन गोल हमारा एक है, मकसद हमारा एक है। तो उसके लिए कोई मुख्तलिफ नहीं है। और ये जो अफवाह साजी की फैक्ट्री बनाई हुई है ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इन बदमाशिया ने, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको ये साबित करें कि जनाब बुशरा बीबी सियासत में आ रही है, बुशरा बीबी आ रही है, चूंकि ये भी विरासती पार्टी बन गई है। ना विरासत से उनका ताल्लुक था विरासती पार्टी से। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे थे ये तो आए इसी चक्कर में है, वो तो डील करके आई हैं बुशरा बीबी, और जिस तरह से ये ऐसे नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से गायब हो जाते थे, फिर नमूदार हो जाते थे, फिर बुशरा बीबी की रिहाई, वो तो सारी चीजें कह रहे हैं, ये सारी चीजें पीछे मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनकी कोई डील चल रही है, और इमरान खान साहब को भी इसका इल्म है। ख्वाजा आसिफ की, जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमेशा डील करके आया है, डील करके जीत के आया है, डील करके यहाँ आकर के हारा हुआ आके आया है। उससे पूछे कुरान उठा करके रिहाना डार से तुम हारे हो कि नहीं हारे? जितने तुमने जुल्म किए हैं उसके बावजूद 45,000 से वोटों से वो हारा हुआ बंदा है। उस बेईमान आदमी की हैसियत क्या है? वो कठपुतलियों की तरह ऊपर डाका जनी के जरिए इलेक्शन डाका डाल के ऊपर आके बैठा हुआ है। उसकी बात की हैसियत क्या है? वो खुद 2018 में कहता है मैंने हार रहा था, भाजपा को फोन किया जी मुझे जितवा दो, जितवा दिया। अभी 2024 में इलेक्शन हारा हुआ आकर के मुसल्लत किया गया है। तो चूंकि इनकी अपनी सरिश्त में ये शामिल है कि सारी जिंदगी इन्होंने झूठ फ्रॉड का सहारा लिया है, तो इसलिए ये बातें ये करते हैं, जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी दाढ़ी में तिनका है, यही वजह से ये बातें करते हैं। अदरवाइज की कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। ठीक, शुएब साहब, जिस तरह पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी के दौरान कौन पीटीआई को गाइड कर सकता है? किसके हाथ में पीटीआई के मामलात स्पर्द करने चाहिए ताकि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रहे? देखें, ये भगोड़े हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ दिया। जिस वक्त इक़्तिदार के मजे थे उस वक्त ये मजे लूटते रहे। उसके बाद जब मौका आया उसको छोड़ के भाग गए। लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी, माल की कुर्बानियां दी, घर तोड़वाए। आज जो कुर्बानियां सह रहे हैं ये और वो कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, बाकी फैसला इमरान खान साहब करेंगे जब वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि ये उनकी जो मौजूदा क़यादत है उनकी पॉलिसीज ही इतनी पायदार, इतनी इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से ही इमरान खान अभी तक जेल में है और वो जानबूझकर इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं लाना चाहते। देखिए, मैं मेरा ख्याल है ज्यादा कमेंट नहीं करूं, बेहतर है, क्योंकि खान साहब ने मना किया है कि इनका जवाब नहीं देना। लेकिन एक बात तय है कि जब खान साहब को जरूरत थी, जब खान साहब जेल में थे, जब खान साहब के ऊपर पर्चे पे पर्चे हो रहे थे, तो आप तो डीले करके तो IPP के घर में बैठे हुए थे, जहांगीर तरीन के घर में बैठ के यशा कर उड़ा रहे थे। तो आप जब बुज़दिल निकले, जब आप भगोड़े निकले, तो अब आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? तो अगर आप में कैपेसिटी थी, हैसियत थी, सलाहियत थी, तो आए ना, करते काम। आज जब लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है, तुम उधर पीछे बैठ के उसी लीडरशिप के ऊपर जो आज भी जुल्म सह रही है उनके ऊपर तनकीद करेंगे, तो आप किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? एजेंडा तो फिर आप दुश्मनों का पूरा कर रहे हैं ना, लिहाजा ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है।
ठीक। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब पर बरतानिया में पीटीआई कारकुनान की जानिब से हमला किया गया। पीटीआई मुखालफिन को यूं अवामी मकामात पर तजलील को आप दुरुस्त समझते हैं क्या? मुझे ये बताएं, काजी फाइसा ने जो मुंसिफ की कुर्सी पे जबर जुल्म बर्बरियत को कायम रखा, इस करप्ट सिस्टम के प्रोटेक्टर बन गए, आर्टिकल 63A की तशरीह करके अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनके जरिए वोट के लिए ये सारा कुछ किया गया। काजी साहब को उस वक्त नींद आती थी? क्या उस वक्त मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के ये जबर जुल्म उनके लिए दुरुस्त था? लेकिन सर, आपके मुखालफिन तो आप कौमी असेंबली में 160 अरकान असेंबली ने वजीर आजम को बकायदा खत लिखा है कि ये तो इंतशारी टोला है और उसके सरबराह बानी पीटीआई है, और इन्होंने सोशल मीडिया को वो तो बकायदा कह रहे हैं कि इंतशार के लिए इस्तेमाल किया है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया है और इतना पोलराइज कर दिया है। ये किसने लिखा है खत? सर, ये 160 अरकान असेंबली ने वजीर आजम को खत लिखा है। 107 अरकान असेंबली की हैसियत क्या है? अमेरिकी अरकान कांग्रेस के जवाब में उन्होंने ये खत लिखा है। 47 वाले कितने फॉर्म 47 वाले हैं? कुछ जो हारे हुए बेईमान लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर झूठ बोला है, वहां उनकी क्या हैसियत है? वो तो डाकू हैं। एक डाकू लिख के देगा कि जनाब इन्होंने इंतशार पैदा किया है। एक डाकू खाल किसी की प्रॉपर्टी लूटे या लोगों के हुकूक या उनके मैंडेट पे चोरी करे या डाका डाले, डाकू की स्टेटस चेंज नहीं होता। एक डाकू लिखेगा एक इनोसेंट बंदे के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, जनाब ये देख लें कि ये गलत कर रहा है, हमारे ऊपर इतराज कर रहा है। तो काजी फाइसा के हवाले से भी मैं जो आपको बता रहा था, क्या लोग वहां उसको आई लव यू बोले? जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिख के दिया है खत के तारीख में आप याद रखे जाओगे, जिस तरह आपने शुतुरमुर्ग की तरह जुल्म हो रहा था और आपने रेत के अंदर अपना सर छुपाया हुआ था, इसी तरह गाड़ी में आपने देखा किस तरह सर छुपाया हुआ था। बात यह है, ये मकाफात अमल है। इंसान को इंसान होना चाहिए। अल्लाह ताला कुर्सी देता है, हजरत अली का कौल है, जब ओहदा इक़्तिदार कुछ ताकत मिलती है तो इंसान नहीं बदलता, वो सिर्फ बेनकाब होता है, और ये बेनकाब हुए हैं। हम खुद उसके साथ तहरीक में शामिल थे जब ठीक। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आपके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि जिस तरह आपने जस्टिस याया अफरीदी की तकरीरी को खैर मकदम किया है, और आप भी अभी तारीफ कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अच्छे फैसले लिए, तो उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में होने वाली तैनातियों को भी खैर मकदम किया जाता तो पीटीआई आज इन मुश्किल हालात में ना होती। देखें, पहली बात तो यह है कि हमने याया अफरीदी साहब की तकरीर को खैर मकदम नहीं किया। हम उसको आज भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं। हम ये समझते हैं वो जाती तौर पर बहुत अच्छा जज है, मगर 26वीं तरमीम गलत है। उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए। आपके चेयरमैन पीटीआई ने कहा है, बैरिस्टर गौर ने, कि हम उनकी तैनाती का खैर मकदम करते हैं ना। रीजन क्या है उसके पीछे? सुने ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीजन उसके पीछे ये है कि हम ये समझते हैं कि पहला हक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, दूसरा हक है जस्टिस मुनीब साहब का, तीसरा हक है जस्टिस याया अफरीदी साहब का। इन्होंने सिस्टम को डिस्टर्ब किया सिर्फ तकसीम पैदा करने के लिए, लेकिन जाती तौर पर वो बेहतरीन जज है। हमें उनकी जात से कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो बेहतर जज है, लेकिन बेहतरीन होता आप पहले वाले को बनाते, फिर दूसरे को बनाते, फिर इनको बनाते। चलें, ये एक एस्पेक्ट है हमारा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ तो हमने कुछ भी नहीं किया। हुकूमत तो कहती है ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने निजी महफिलों में बैठ के कहा कि बस अब ये जब चीफ आएंगे मंसूर अली शाह साहब तो सब सेट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखें, ये बदमाश झूठ बोलते हैं। इनसे ये पूछें कि इनको तो ये उनकी तारीफ करते नहीं सकते थे। मसला ये हुआ कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मखसूस नशिस्त पीटीआई का हक है। वो दिन है, आज का दिन है, ये पागल हो गए हैं। बात मसला ये नहीं है, मसला उनको हमसे नहीं है, मसला उनके उस फैसले से है जो इंडिपेंडेंटली उन्होंने फैसला किया, और उस फैसले के खिलाफ ये आज तक अमल दरामद नहीं करने दिया, और ये खुलेआम कहते फिरते हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। मुनीब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीब, 8 नवंबर को इमरान खान और उनके साथ दीगर मुलज़मान पर GHQ हमला केस की फर्द जुर्म आयद की जा रही है। ये केस बानी पीटीआई के लिए मजीद कितना कोई खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये क्रिमिनल ट्रायल है, इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत उन पर यह FIR दर्ज हुई है। तकरीबन 70-80 के करीब लोग मजीद नामजद हैं इसके अंदर। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये
कि अभी तो फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसे हम इंडाइटमेंट कहते हैं। जारी बात है इमरान खान साहब के वकला सहते जुर्म से इनकार करेंगे, लेकिन अभी तो ट्रायल बाकायदा तौर पर चलना है, प्रोसिक्यूशन को एविडेंस प्रोवाइड करना है और उसी की बेसिस पे फिर कोई फैसला सामने आएगा। अगर तो फैसला प्रोसिक्यूशन अपना साबित कर पाती है, अपने यानी अपने शवाहिद की मदद से वो अपना केस साबित कर पाते हैं, फिर तो यकीनी तौर पर प्रॉब्लमैटिक है और इमरान खान साहब को इसमें और बाकी लोगों को जिनके खिलाफ ठोस सबूत हैं उनको सजा हो सकती है। लेकिन अगर ये मामला ट्रायल की लंबा चलना शुरू हो जाता है और इसमें एविडेंस जो रिक्वायर्ड है सजा के लिए अगर वो नहीं प्रोवाइड की जाती, तो फिर तो हम इसके बारे में कुछ सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। लिहाजा अलॉट डिपेंड्स कि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है जो वो अदालत में पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाएगी या कुछ अहम नुकात में तब्दीली करेगी। क्या वो अहम नुकात फौजी अदालतों से मुताल्लिक हो सकते हैं और ये केस इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है इसका? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि जो पहला मुसवदा था 26वीं आईनी तरमीम का, ये जो मुसवदा जो पास हुआ ये उसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म थी। अब बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं और मैं अभी भी ये समझता हूं कि किसी ना किसी स्टेज पर तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए या कुछ एक चीजें कुछ ठीक करने के लिए या उनको मजीद बेहतर करने के लिए कोई आईनी मुसवदा लेकर आएगी। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है वो क्योंकि ओरिजिनल मुसवदे में चीजें मौजूद थी इससे मुतालिक, तो वो भी जरूरी है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के हमें कुछ नुक्ते तो नजर आते हैं कि शायद ये इरादा हो कि उनका केस किसी स्टेज पर मिलिट्री कोर्ट्स में जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए बड़ी लीगल मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसके लिए इनेबलिंग लीगल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टैट्यूट्स चाहिए, उसके अंदर आईनी तरमीम चाहिए। तो ये चीजें जब होंगी तब रास्ता बन सकता है। इशारे तो बहरहाल नजर आते हैं कि शायद इरादा इस बात का है कि इमरान खान साहब के केसेस को वहां ले जाया जाए, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये अपनी जगह पर एक पोजीशन है, एक क्लेम है। आपको वैसे 27वीं तरमीम आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हुकूमत के वज़रा तो अभी तक तो इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक्ट आ सकता है, कोई बिल आ सकता है, लेकिन अभी तरमीम की कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शायद एक फिलर है, जस्ट टेस्ट ऑफ वाटर है, देखना चाह रहे हैं किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि ये फौरी तौर पर आए, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये तरमीम आएगी जरूर, क्योंकि कुछ चीजें आप स्टैट्यूटरी लॉ से या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते, वो आपको आईनी तरमीम के जरिए ही करनी पड़ेंगी। वो अभी आए, वो कुछ अरसे बाद आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूर होगा, बेशक हुकूमत इसे डिनाई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अहदाफ हासिल करने थे 26वीं आईनी तरमीम में वो उस तरह से हासिल हो नहीं सके और शायद मुक्तदरा भी इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। मे बी जी, कुछ चीजें थी जो कि जिनका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है, मैं समझता हूँ वो अभी तक पेंडिंग है और हुकूमत चाह रही है कि उनको करे और मामलात को आगे बढ़ाए, लेकिन वो किस स्टेज पर होता है उसके लिए कंसेंसस हुकूमत क्या डेवलप करना चाहती है ना, लॉट डिपेंड्स कि आगे जाकर मखसूस नशिस्तों वाले मामले का सिरा क्या निकलता है, उससे भी अंदाजा होगा हमें कि हुकूमत कितनी जल्दी या कितनी देर बाद ये करेगी। इमरान खान ने तो कह दिया कि उन्हें फौजी अदालतों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर फौजी अदालत में 9 मई का केस चला गया तो इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें जो पीटीआई ने लगाई हुई हैं वो क्या दम तोड़ जाएंगी? क्योंकि ये तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं कि नवंबर में शायद रिहा हो जाएंगे। देखिए, वो उनका ऑप्टिमिस्टिक होना अपनी जगह पर बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इमरान खान साहब, जाहिर बात है वो एक सियासी लीडर हैं तो उन्होंने तो यही कहना है कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन कंसर्न तो इमरान खान साहब का होगा। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ना ही उनकी जमात चाहेगी, ना ही उनकी फैमिली चाहेगी कि इमरान खान साहब का केस कभी भी इतनी आसानी से फौजी अदालतों में चला जाए, क्योंकि जो लोग जिनके ट्रायल हो चुके हैं वो ट्रायल कंप्लीट है, लेकिन अनाउंस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी उस पर ग्रीन लाइट नहीं मिली। लिहाजा एक कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ अभी टाइम शायद लगेगा, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मुझे इंटेंट जरूर नजर आती है। आगे क्या होता है 10 डेज या मंथ डाउन द लाइन, वो तो फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद से डील की भी बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सब कह रहे हैं कि ये डील हुई है। आप समझते हैं बानी पीटीआई इमरान खान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे? जबकि आज उनकी बहन अलीमा खान ने भी कह दिया कि इमरान खान ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। क्या कोई डील है? कोई उधर से कोई सॉफ्ट स्टैंस क्रिएट हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं इसको और तरीके से लेता हूँ। आप इसे डील कहें, हम उसे डील कह लें, हमको ये एक अरेंजमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। बुशरा बीबी साहिबा 9 महीने और पहले केसेस थे, वो एक फजूल केस था इद्दत में निकाह वाला, उससे उनकी बरीयत हुई, फिर ये नया केस आ गया, अब इसमें उनको बेल मिली है। देखिए, अगर किसी को रखना होता तो मजीद रखा जा सकता था। बिल्कुल, कन्विक्टेड तो इमरान खान भी नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा ही है। या वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वो बाहर तशरीफ लाई हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो अभी ऐसे ही मामला चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि कोई बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग या बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन कम से कम जो हुआ है वो इमरान खान साहब के नॉलेज में है कि उनकी अहलिया को दोबारा किसी ने गिरफ्तारी के लिए या किसी और मुकदमे में डालने के लिए बात नहीं की। गंडापुर साहब ने उसके अंदर, मतलब गंडापुर साहब का भी इसमें रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। जी जी जी, मुझे बिल्कुल नजर आता है कि गंडापुर साहब का इसके अंदर बिल्कुल रोल है। ठीक है। और ये जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का दोबारा से हिस्सा बना दिया है, हुकूमत फिर से उस कमेटी की हैयत को तब्दील करना चाहती है, तो याया अफरीदी की तकर्री हुकूमत के लिए कहीं मायूसी का बायस तो नहीं बन सकती? देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमत को अंदाजा था कि जो कॉम्पोजिशन है, जारी बात है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी 3 जजेस को ही उन्होंने उसमें से डिसाइड करना था। उनमें हुकूमत तो बड़ी क्लियर थी कि याया अफरीदी साहब भी बनेंगे, बिकॉज मंसूर कभी भी उनके फेवरेट नहीं थे। अब जो याया अफरीदी साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, वो उनके पास इख्तियार है, वो उनको जजेस कमेटी के अंदर ला सकते हैं, वो ले भी आए हैं। अब जिस तरीके से मामला आगे चलेगा वो डिपेंड करता है कि हुकूमत अब उसके अंदर जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है या कुछ और करना चाहती है। तो बहरहाल ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। लेकिन फिर वही बात कि अगर उसको सुप्रीम कोर्ट देखना शुरू कर देती है या उसकी लीगैलिटी चेक करती है, तो वो भी फिर आईनी बेंच करेगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो यही सेटअप है। वो बेंच अभी उसकी कॉम्पोजिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, ना ही उस बेंच का कोई सरबराह भी मुकर्रर हुआ है। सो अभी तो बहुत सारी चीजें, एक इन्फ्लक्स नजर आ रहा है हमें इशूज का। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। हुकूमत को जस्टिस मंसूर की वजह से ये आईनी बेंच की तश्कील में क्या मुश्किलात आएंगी या आ सकती हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन के अंदर अब उसकी कॉम्पोजिशन ये होगी है कि 4 पार्लियामेंटेरियंस भी उसके अंदर हैं, बिल्कुल 13 टोटल मेंबरान है, और मेजॉरिटी फैसला होना है, यानी 6 और 7 का फर्क हो सकता है, 5 और 8 का हो सकता है, मतलब जिस तरह कंसेंसस किसी का बन जाए। और जहां ज्यादा नंबर होगा बाय मेजॉरिटी, तो एक भी नंबर ज्यादा हो तो वो फैसला उन्हीं का माना जाएगा। सो अ लॉट डिपेंड्स के कौन बनता है आईनी बेंच का सरबराह, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो तो शामिल होंगे जुडिशल कमीशन के अंदर। चीफ जस्टिस साहब भी शामिल होंगे, लॉ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और जुडिशल कमीशन की तश्कील के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन ने दो नाम जो दिए हैं, इनमें कोई भी माहिर कानून नहीं है। हुकूमत के बारे में तो उनके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ने जो जुडिशल कमीशन के लिए कोई कानूनी माहिर का नाम क्यों नहीं दिया? देखिए, ये तो अब इस्तेहकाक पार्लियामान का है कि वो किसको भेजना चाहते हैं। दोनों हाउसेज में से 2 लोग जाने। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो लॉ ग्रेजुएट्स या कोई कानूनी माहिर ही होने चाहिए, वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो कानून बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में अज्यूम किया जाता है कि उनको समझ है कानून की कि क्या होना चाहिए, जजेस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और जुडिशल एक्यूमेन क्या होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड, कॉन्डक्ट, सब कुछ पता होना चाहिए। तो जो खतरा था कि शायद इलेक्शन का ऑडिट हो जाए, वो भी टल गया, या हो सकती है कोई पॉसिबिलिटी ऐसी? देखिए, वो वैसे भी एक बड़ी फार फेच्ड चीज लगती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। पहले भी बहरहाल बता दिया गया था कि अगर मंसूर अली शाह साहब बन भी जाते और ये 26वीं तरमीम ना भी आती, तो
कम से कम निज़ाम की तरफ से इतनी वार्निंग तो दी जा चुकी है हर जगह कि कोई अगर इस तरह करेगा तो फिर उसकी रिपरकशंस भी होंगी और शायद कुछ चीज़ों को माना नहीं जाएगा। आपके सामने 12 जुलाई को फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का। अब अक्टूबर खत्म हो गया है, कल 1 नवंबर है और आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान का किरदार आप कैसे देख रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, अब वो मजीद किसी भी तरमीम की मुखालफत करने का कह रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज में कह रहे हैं कि मुज़ाहमत करेंगे और यहाँ तक उन्होंने बोला कि उनका बाप भी नहीं करा सकता। क्या मौलाना विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं या अब मौलाना डट गए हैं? उन पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने कहा कि हमने मजबूरी में किया, उनके पास 11 बंदे उन्होंने तोड़े हुए थे। देखिए, मौलाना साहब की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने इस ड्राफ्ट के अंदर तरमीम करवाई, उसको टोन डाउन किया, लेकिन ये बात फैक्ट है कि मौलाना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि बंदे तो हुकूमत ने पूरे किए हुए थे, मौलाना साहब और नो मौलाना साहब, बंदे तो उन्होंने पूरे किए हुए थे। बट अ लॉट डिपेंड्स कि अब आगे जाके क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, लेकिन वो कोई हुकूमती मुसवदे के ऊपर उन्होंने वोट नहीं दिया। उस मसवदे के अंदर बहुत सी तब्दीलियों के बाद बहुत कुछ चेंज करवाकर, उसको टोन डाउन करवाकर उन्होंने उस तरमीम के अंदर, उस आईनी तरमीम के अंदर अपना हिस्सा डाला। अच्छा मुनीब, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की और उसके बाद मोहसिन नकवी ने उनके पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड ब्लॉक करने का ऐलान भी किया है। क्या अब जो भी साबिक चीफ जस्टिस होगा उसके साथ उसके फैसलों या गैर शऊरी सियासी वाबस्तगी की बिना पर ऐसा सलूक होना तय हो गया है? देखिए, ये तो फिर आपकी पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है और तूफान बदतमीजी है। अब जो लंदन में लोग ये कर रहे हैं या जो भी कुछ हुआ है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो सारे पेड ट्रोल्स हैं और वो कोई एहतजाज तो क्या था, वो उन लोगों का ना ही पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक है। वो तो बिल्कुल एक कल्ट फॉलोइंग का शिकार है और वो रीजन आउट तो चीजें नहीं करते। हाँ, एहतजाज करना हक है, प्लेकार्ड्स उठाना हक है, लेकिन बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना ये हक नहीं है किसी का। और जो लोग फिर ऐसे मामले को कंडोन करते हैं, मैं उन्हें इक्वली क्रिमिनल समझता हूं और मैं समझता हूं कि वो लोग भी उतनी ही कंडेमनेशन के हकदार हैं जितने वो लोग हैं जो लंदन की सड़कों के ऊपर आवारा जानवरों की तरह गाड़ियों के पीछे भागते फिरते हैं। बिल्कुल सही। वज़ीर आला केपीके ने आज कहा कि एहतजाज हुआ तो अब खून बहेगा, इमरान खान को रिहा कराएंगे। दूसरी जानिब मरियम स्मोक के तदारुक के समेत मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह भी करती हुई नजर आती हैं। तो आप इन दोनों की कारकर्दगी का मवाजना करें तो दोनों में से कौन बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला है। आप बहुत सारी चीजों पर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको पंजाब में कांस्टेंट काम होता हुआ नजर आ रहा है। वो जिसे कहते हैं ना, कोई शी इज अ बिजी चीफ मिनिस्टर, नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीजें। जो खासा है पीएमएलएन का कि हैंड्स ऑन गवर्नेंस और ओवरऑल कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे नहीं चल रहे, कोई दिहाड़ियां नहीं कोई लगा रहा, कोई ठेके, कोई मतलब अदरवाइज तो ये चीजें छुपी नहीं रह सकती ना। पता लग जाता है हर एक को कि हम प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर बैठे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ आपको पंजाब के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा। एक हैंड्स ऑन किस्म की गवर्नेंस है मरियम नवाज शरीफ की, जो कि मैं समझता हूँ वो अपने फैमिली की जो एक ट्रेडिशन है उसको वो उन्होंने इनहेरिट किया है। उस पर ठीक है, एतराज लोगों को हो सकता है, बट ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर के अंदर काफी मेजर काम किए गए हैं जब से वो हुकूमत में आई है, तो और काफी अच्छा हो रहा है। वेराज गंडापुर साहब मुझे लगता है कांस्टेंट प्रेशर में है कि उन्होंने रेजिस्टेंस दिखानी है, शायद एहतजाज भी करना है। बिल्कुल भी, हाँ, वो अदरवाइज मुझे लगता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट ऐसे तो नहीं मिला ना, लोग उनको लाना चाहते थे तभी लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि उनको ये मैंडेट अगर तीसरी दफा मिला है तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ये एहतजाज वाला या सियासत वाला पार्ट थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए और गवर्नेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में नाम तो गंडापुर साहब का भी रहेगा ना कि वो इस मुल्क के, इस सूबे के वज़ीर आला थे और सूबे के अंदर क्या क्या हुआ है। अच्छा मुनीब, ये नवाज शरीफ की भी मैं बात करना चाहूंगी। जितना अरसा वो यहाँ रहे, पहले जिस तरह से वो आए, बार वज़ीर आज़म का भी क्लेम किया, फिर वो जो भी हालात थे, फिर अब उनको, उनकी बेटी वज़ीर आला है, उनके भाई वज़ीर आज़म है, उसके बाद जिस तरह खामोश रहे, जो वादे थे, जो चीज़ें थी, जो अपनी तबीयत के बरक्स काफ़ी चीज़ों पर वो खामोश रहे और अब वो वापस लंदन रवाना हो गए। आपको क्या लगता है अब वो पावर पॉलिटिक्स से क्या आउट हो गए हैं?
जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पावर पॉलिटिक्स से आउट हुए हैं। वो बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, बल्कि वो इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं, प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं। और इस निज़ाम के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल कंसेंसस के साथ चल रहे हैं। वो और आसिफ जरदारी साहब दो सिग्नेटरीज हैं इस निज़ाम के। वो जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, चले अगर 100% नहीं तो 80% तो वो हुआ है जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे। और मामलात चल रहे हैं। उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला है, उनके भाई पंजाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट हो चुके हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।